हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। तो एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम किस प्रकार जो है फसलों की देखभाल कर सकते हैं, कीटाणुओं से, रोगाणुओं से किस प्रकार हम फसलों में वृद्धि कर सकते हैं, उत्पादन में अच्छी किस्मों का इस्तेमाल करके किस प्रकार हम अपने लाभ के लिए पशुओं को पालते हैं। तो हम देखेंगे आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम पशुओं की देखभाल हम किस प्रकार करेंगे। तो बच्चों, पशुओं की देखभाल करने के लिए आपको पता ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, साधारण से तरीके हैं। आप सभी बच्चे पशुओं को पालते हैं, आपको पता है कि आप उनको किस प्रकार जो है उनकी देखभाल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला है सफाई। तो पशुओं की देखभाल करने के लिए हमें उनकी साफ़ सफाई रखनी चाहिए, उनका शरीर जो है स्वस्थ रखना चाहिए, उनको नहाना चाहिए, उनको खुले हवादार वातावरण में रखना चाहिए ताकि पशुओं के शरीर पर जो बाल हैं वो अच्छी तरह बने रहें। पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल जो है धूल और हटाने के नियमित रूप से उनकी सफाई करनी चाहिए ताकि पानी इकट्ठा ना हो और उसके ढलानदार जगह पर उनको इकट्ठा आश्रय देना चाहिए। इसके अलावा भोजन है, तो पशुओं को हमें ऐसा भोजन देना चाहिए जिसमें फाइबर हो ताकि आसानी से पच जाए, गाढ़ा प्रोटीन होना चाहिए ताकि दूध की मात्रा बढ़े और खाने में विटामिन तथा खनिज होने चाहिए पशुओं के चारे में भी। इसके बाद है बीमारियों से बचाव। तो हमें पशुओं को अपने बीमारियों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के टीके लगाने चाहिए, ठीक है। उनको नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप कराते रहना चाहिए जिसके कारण जो है रोग ग्रसित ना हो और दूध की उत्पादन क्षमता में भी कमी ना आए। पशुओं के बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी दोनों से ही बीमारी हो सकती है। तो बाह्य परजीवी जो बाहर से परजीवी उनकी स्किन पे आते हैं, उनको त्वचारोग करते हैं, तो उनको परजीवी जो है अंतः परजीवी होते हैं। जो अंदर परजीवी होते हैं उनके अमाशय में, आंतों में और लीवर को प्रभावित करते हैं तथा ये विषाणु जो है जीवाणु जनित रोगों से बचाने के लिए पशुओं की टीकाकरण लगाना आवश्यक होता है। इसके बाद ये था हमारा पशुपालन। इसके अंदर आता है बच्चों मुर्गी पालन। पहला है हमारा कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन। तो बच्चों, मुर्गी पालन मतलब मुर्गियों को अपने लाभ के लिए पालना, चाहे वो उनका मांस हो या अंडा हो, उसको हम मुर्गी पालन कहते हैं, ठीक है। तो अंडे तथा कुक्कुट मांस के उत्पादन के बढ़ाने के लिए हम मुर्गी का पालन करते हैं जो हमारे भोजन में प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अंडों के लिए अंडे देने वाले लेयर यानी मुर्गी पालन किया जाता है, ठीक है। तथा मांस के लिए हम ब्रॉयलर या ब्रॉयलर का पालन करते हैं। जो हमें अंडे देने वाले उन मुर्गियों को बोलते हैं लेयर, और जो मांस देने वाले होते हैं उनको बोलते हैं ब्रॉयलर, ठीक है। ये किस्में हैं हमारे मुर्गियों की। उसके बाद बच्चों, अब हमें निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती हैं। अगर हमें ये गुण चाहिए होते हैं मुर्गियों में तो हमें इस प्रकार की नई किस्मों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, नंबर 1, चूजों की संख्या बढ़ाने और गुणवत्ता के लिए हमें नई किस्मों का इस्तेमाल होता है। नंबर 2, छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए। तो ये चीज़ें करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, अच्छे प्रकार की किस्मों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये था आपका मुर्गी पालन। उसके बाद आता है बच्चों फिशरीज यानी मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन क्या होता है, अपने लाभ के लिए या व्यवसाय के लिए मछलियों को पालना, ठीक है बच्चों। तो हमारे भोजन में प्रोटीन का मुख्य स्रोत आपको पता ही मछली है। अब मछली का उत्पादन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। एक होता है प्राकृतिक स्रोत से, ठीक है, एक होता है मछली पालन या मछली संवर्धन से। तो प्राकृतिक स्रोत जैसे विभिन्न प्रकार के जल स्रोत होते हैं, आपको पता है, झरने, तालाब होती है, नदियाँ होती है, वहाँ मछली पाली जाती है। दूसरा होता है मछली पालन या मछली संवर्धन। ये होता है आपका मछली पालन या मछली संवर्धन। अब होती है आपकी समुद्र मत्स्य की, जो समुद्र मत्स्य की होती है। देखिए, समुद्री संवर्धन से मछली प्राप्त करना ही समुद्री मत्स्य की कहलाती है। यह समुद्र तथा लैगून में किया जाता है। कम खर्चे करके अधिक मात्रा में हमें ऐच्छिक जो है मछलियाँ का संवर्धन मिलता है, जिसे हम जल संवर्धन कहते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होता है कि भविष्य में हम समुद्री मछली का भंडार कम होने के कारण जो है हमें इस प्रणाली यानी आपूर्ति संवर्धन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे हम समुद्री संवर्धन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। इनमें प्रमुख है मुलेट, भेटकी तथा पर्ल स्पॉट। कवचीय मछलियों जैसे झींगा, मसलन, ऑगस्टर का संवर्धन मोतियों द्वारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो कुछ मछलियों से बच्चों हम मोतियाँ प्राप्त करते हैं, मोती। तो मोतियों वाली जो मछलियों की किस्में है वो है आपकी ऑयस्टर, मसल आदि, झींगा। इनसे हमें क्या प्राप्त होते हैं, इनसे हमें मोती प्राप्त होते हैं। उसके बाद आता है अंतःस्थली
मत्स्य की। अब अंतस्थलीय मत्स्य क्या होता है? मछली संवर्धन ताजे जल में होता है, जैसे तालाब, नदियाँ और जल प्रवाह। तो अंतस्थलीय मत्स्य में क्या होता है? मछलियों का हम पालन करते हैं वहाँ तालाब, नदियों और नालों, जल भराव में, जहाँ पे जल जो है ताज़ा होता है। उसके बाद आता है आपका मिश्रित मछली संवर्धन। अब बच्चों, मिश्रित मछली संवर्धन क्या होता है? यह लगभग 5 से 6 प्रकार की मछलियाँ उगाई जाती है, इसमें पाली जाती हैं। तो इस प्रक्रिया में देसी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब अपने जो लोकल मछलियाँ होती हैं उनको भी हम पालते हैं वहाँ पे, और जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, फॉरेन से मछलियों की क्वालिटीज़, उनको भी हम वहाँ पे पालते हैं। तो ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिसमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा ना होती है, एक दूसरे को ना खाए। इससे क्या होता है? वो भी अच्छी तरह फले फूलेंगी। जैसे कौन कौन सी जो ऐसी क्वालिटी हैं जिनके द्वारा जो है आहार की आपस में कंपटीशन नहीं होता और अच्छी तरह से वो फलती फूलती हैं। जैसे कटला है, कटला फिशरी है, जैसे रोहू है तो तालाब में उगाई जाती है, पाली जाती है। और इसके साथ जो हमारी दूसरी फसलें किस्म होती है हमारी मछली की, जिनको हम पाल सकते हैं। ये था हमारा मिश्रित मछली संवर्धन। अब मिश्रित मछली संवर्धन यानी मिली जुली मछलियों की संवर्धन में बहुत सारी समस्या आती हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या है कि मछलियाँ केवल बरसात ऋतु में ही जनन करती हैं, सभी मछलियाँ। अब जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? अधिकतर मछलियाँ तेजी से वृद्धि नहीं कर पाती हैं। अब इस समस्या से बचने के लिए क्या करना पड़ता है? हार्मोन का उपयोग किया जाता है, ताकि किसी भी समय मछली का जनन किया जा सके या तैयार किया जा सके। ये हो गया आपका मछली पालन मत्स्य की। उसके बाद बच्चों अंत में आता है हमारा मधुमक्खी पालन, या इसको बोलते हैं मधुमक्खी पालन। तो यह एक अभ्यास है जिसमें मधुमक्खियों को, कॉलोनियों को बड़े पैमाने पे पालते हैं। अब आपके घरों में आपने भी छोटी छोटी मधुमक्खियाँ, आपने जो पशु शेड होते हैं, जो आपके काऊ शेड होते हैं, वहाँ पे पालते हैं, मैंने देखे हैं आपको। तो वो आप किसके लिए पालते हैं? मधु के लिए, यानी जो आपका मधु होता है उसके लिए आप उसको पालते हैं। तो आप जो है मधुमक्खियों को बड़ी कॉलोनी बनाकर बड़े पैमाने पे संभाला जाता है और उनकी देखभाल करते हैं, ताकि बड़ी मात्रा में शहद या मोम प्राप्त हो। 2 चीज़ें होती है, शहद या मधु या मोम। तो अधिकतर किसान मधुमक्खी पालन जो है आय के स्रोत के रूप में करते हैं। इससे हमको क्या होता है? आय का साधन बनते हैं। उसके बाद आता है एपियरी। अब एपियरी क्या होती है बच्चों? इसमें हम क्या करते हैं? ये एक ऐसी प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें हम मधुमक्खियों के छत्ते मनचाही जगह पर अनुशासित तरीके से रख सकते हैं। उस प्रकार रखते हैं जिससे कि अधिक मात्रा में हमें शहद और पराग एकत्रित हो, मकरंद और पराग एकत्र हो। ठीक है, इसको हम एपियरी कहते हैं। हमें बड़े पैमाने पे इसको लगाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे आराम से हमें शहद, मकरंद और पराग, यानी जो परागगण होते हैं जो हमारे, उसको हम इकट्ठा कर सकें, ये मधुमक्खियाँ, जिससे कि यह शहद बनाती है। उसके बाद आता है आपका व्यावसायिक स्तर पर जो मधु उत्पादन होता है, शहद उत्पादन होता है, उसके लिए देसी किस्म की मक्खी जो है एपिज नामक जो मधुमक्खी होती है उसको बोलते हैं एपिज सेरेना इंडिका। एपिज सेरेना इंडिका होती है, उसको पाला जाता है। ये एपिज डोरसेटा तथा एपिज फ्लोरो का प्रयोग करते हैं। एक इटली मधुमक्खी है, इसका नाम है एपिज मेलिफेरा। ये इटली की मधुमक्खी है, इसका प्रयोग जो है मधु उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। उसके बाद आते हैं बच्चों चारागाह। अब चारागाह देखिए, मधुमक्खियाँ जिन स्थानों पर मधु एकत्रित करती हैं उसे मधुमक्खी का चारागाह कहते हैं। तो जहाँ से मधुमक्खियाँ जो परागकण जो फूलों से चूस के लाती हैं, नेक्टर या मधु इकट्ठा करती हैं, उनको बोलते हैं मधुमक्खियों का चारागाह। तो मधुमक्खियाँ जो है पुष्पों से मकरंद जो रस चूसती हैं और परागकण इकट्ठा करती हैं। ये चारागाह के पुष्पों की किस्में शहद के लिए स्वाद एवं गुणवत्ता प्रभावित करती है। तो चारागाह में हमें ऐसे फसलें उगानी चाहिए फूलों की, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल हो, ताकि मधुमक्खियाँ अनेक प्रकार के फूलों का रस चूसे और परागकण लाए, जिससे जो है शहद में अच्छा स्वाद आए। तो बच्चों, इसी के साथ यहाँ तक आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है आपका। अब बारी है इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों की। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? फसल उत्पादन की एक ऐसी विधि का वर्णन करो जिसमें अधिक पैदावार प्राप्त होती है। तो सबसे पहला है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण फसल उत्पादन की वह विधि है जिसमें अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इसमें क्या करते हैं हम? 1 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ विशेष पैटर्न में एक ही खेत में उगाते हैं। ठीक है, उचित दूरी बनाकर पंक्तियों में। तो अंतरा फसलीकरण में प्रकाश और पोषक तत्वों, जल और वायु का अधिकतम उपयोग होता है। परिणाम यह होता है कि प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। तो ऐसी विधि है अंतरा फसलीकरण। दूसरा प्रश्न आता है बच्चों हमारा, खेतों में खाद और उर्वरक क्यों
उपयोग क्यों किए जाते हैं? तो खेतों में खाद और उर्वरक आपको पता ही है, खेतों में उपजाऊ क्षमता जो है या पौधों को जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनको प्रचुर मात्रा में देने के लिए हमें खेतों में खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं कौन कौन से हमारे पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम आदि जो होते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, दोनों ही होते हैं। इनको हम संतुलित मात्रा में पौधों को दे सकें। बच्चों तीसरा प्रश्न है आपका, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्रण में क्या क्या लाभ मिलते हैं हमें? इन दोनों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, अंतरा फसल चक्रण से हमें अच्छा उत्पादन मिलता है, ठीक है। फसल चक्रण दोनों से हमें उपयोग जो है सीमित भूमि पर अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं हम। अंतरा फसलीकरण द्वारा जो है पीड़क व रोगों को एक प्रकार के जो आपके फसल के है सभी पौधों में फैलने के रोग को रोका जा सकता है, ठीक है। और यह मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाती है। तो इस प्रकार जो है इन दोनों विधियों से हमें उर्वरक की आवश्यकता कम हो जाती है और यह खरपतवार के नियंत्रण में भी मदद करती है। तो फसलों को रोगाणुओं और कीटों से नियंत्रित रखती है, ठीक है बच्चों। अब आता है बच्चों आनुवंशिक फेरबदल। अगला प्रश्न क्या था आपका, आनुवंशिक फेरबदल क्या है, कृषि प्रणालियों में यह कैसे उपयोग होता है? तो आनुवंशिक फेरबदल, ठीक है, आनुवंशिक फेरबदल क्या है बच्चों? वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा वाले गुणों, जिनको हम ऐसे गुण चाहते हैं फसलों में, वो ऐच्छिक गुण ला सकते हैं। हम ऐसी जीन की कोशिकाओं में गुणसूत्र में डालते हैं जिसके द्वारा हम मन चाहे फसलों के उत्पादन कर सकते हैं, मन चाहे फसलों के गुणों वाला उत्पादन कर सकते हैं। तो जब किसी ऐच्छिक गुणों वाले जीन जो हम पादप की कोशिका में डालते हैं तो आनुवंशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। इन आनुवंशिकीय रूपांतरित फसलों में प्रवेश कराए गए नए जीन के गुणों का प्रदर्शन होता है, ठीक है। तो आनुवंशिक फेरबदल उच्च उत्पादन, उन्नत किस्में, जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता, परिपक्वन अवधि में कमी और व्यापक अनुकूलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आता है, भंडार गृहों या गोदामों में अनाज की हानि को कैसे रोका जा सकता है? तो मैंने आपको जब ये चैप्टर खत्म हो रहा था तो मैंने आपको बताया था हमें क्या करना चाहिए। एक तो भंडार करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बोरियों को या अनाज को ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखें, दीवारों से दूर रखें ताकि उसमें नमी ना आए, ठीक है, और उसकी गुणवत्ता में कमी ना आए, ना वजन में खराबी आए। साथ में हमें उसका वजन, अंकुरण और आदि क्षमताओं को भी क्या करना चाहिए, मेंटेन रखने के लिए, उनको बदरंग होने से बचाने के लिए हमें ये करना चाहिए। अब जैविक कारक जैसे जीव होते हैं, जो कीटक होते हैं, कृंतक होते हैं, कवक होते हैं, चिड़चिड़ी होती है, जीवाणु होते हैं, ये जीवों को खाकर नष्ट कर देते हैं, तो नुकसान पहुंचाते हैं, तो वे अनाज को ख़राब कर देते हैं और गंदा कर देते हैं। तो दूसरे होते हैं अजैविक कारक, जैसे नमी होती है आपकी, ठीक है, और तापमान होता है, ये बीज की अंकुरण क्षमता को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे कि किसानों द्वारा भविष्य में उपयोग किए के लिए जो बीज होते हैं ना वो बिल्कुल यूजलेस हो जाते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़ जैसी स्थितियों में हम फसलों का विनाशक कारण ये बन जाती हैं, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आता है आपका, छठा प्रश्न है, किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियाँ कैसे लाभदायक हैं? तो मैंने आपको बताया है पशुपालन क्या है, अपने लाभ के लिए पशुओं को पालना। तो किसानों के लिए सबसे अधिक लाभकारी होती है ये पशुपालन की विभिन्न विधियाँ। पशु कृषि, इस विधि में उपयोग से कृषि कार्य के लिए पशुओं को बेहतर नस्लों का उत्पादन किया जा सकता है और कृषि कार्य के लिए पशुओं को कृषि क्षेत्र में हल चलाने के लिए, सिंचाई के लिए और बोझा ढोने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पशुपालन के क्या क्या लाभ हैं बच्चों? सातवां प्रश्न। तो पशुपालन के जो लाभ हैं, देखिए, अच्छी गुणवत्ता और अच्छी मात्रा में दूध उत्पादन के लिए, कृषि कार्य के लिए पशुओं का उत्पादन किया जाता है, वांछित गुणों वाले 2 नस्लों का संकरण कराकर जो है नई नस्ल उत्पादन की जाती है, जिससे क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, उत्पादन क्षमता के लिए कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन में क्या क्या समानता है? तो देखिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन में समानता है, उचित प्रबंधन तकनीक का प्रयोग है। अब फार्मों की नियमित साफ सफाई अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल उचित तापमान मेंटेन करना, निर्धारण करना जो है रोगों का उपचार, रोगों की रोकथाम, पशुओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न आता है आपका, प्रश्न नंबर 9, प्रग्रहण, मत्स्य, मैरीकल्चर तथा जल संवर्धन से क्या अंतर है? इनमें क्या अंतर है बच्चों तीनों में? देखिए, ये अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का। प्राकृतिक स्रोतों से मछली प्राप्त करने की विधि को हम क्या कहते हैं? प्रग्रहण मत्स्य कहते हैं। तो प्रग्रहण मत्स्य क्या होता है? प्राकृतिक स्रोतों में मछली पालना और व्यावसायिक उपयोग के लिए समुद्री मछलियों का
संवर्धन करना, ये मैरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तीसरा आता है आपका जल संवर्धन। तो जल संवर्धन में जलीय जीवों का उत्पादन शामिल है, जैसे झींगा, मछली, केंकड़ा आदि। तो ये इस प्रकार जो है ये तीनों चीजें आपकी जल संवर्धन, प्रग्रहण मत्स्यन और मैरीकल्चर डिफरेंट होता है। तो बच्चों इसी के साथ जो है आपके इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न भी खत्म होते हैं और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया आपको। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रखें और पढ़ते रहें, और खासकर आने वाले जो आपके टर्मिनल एग्ज़ाम है उसके लिए बिल्कुल स्वस्थ रहें और अच्छी तरह से इनको दें।